सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म मतलब होता क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म हम जानते हैं कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जब पावर डिवाइडेड हो, पावर कंसोलिडेट न हो, तो इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? फेडरल सिस्टम। जब पावर सरकार के अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, शेयर्ड हो, तो ऐसी प्रणाली को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इस पूरे मैकेनिज्म को फेडरलिज्म बोलते हैं। फिर हमने देखा गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट दो रूप में हमें देखने को ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती है, एक फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और एक यूनिटरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट या उसके सब यूनिट्स, या फिर अगर कोई है भी तो उस पर भी उसी का सबऑर्डिनेशन, यानी कि उसी एक सिंगल लेवल का सबऑर्डिनेशन चलता है। तो वहां की व्यवस्था को यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जबकि फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइडेड होती है टू आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कम से कम दो लेवल की सरकार होनी चाहिए। दो लेवल की सरकार कैसी सरकार में? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो आप जानते भी हैं दो लेवल सरकार, एक लेवल क्या होता है? इंटायर कंट्री पे रूल करता है, इंटायर कंट्री पे गवर्न करता है। एक जो होता है प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे करता है। दोनों के मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होते हैं। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि यूनिटरी में जो होता है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है सबऑर्डिनेट होती है, या फिर एक ही लेवल की सरकारी होती है। फेडरल सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेट भी आल्सो एम्पावर्ड होता है। स्टेट भी क्या होता है? एम्पावर्ड होता है। अब जो है आगे आज का हमारा जो सेशन हम लोग बात करने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की, तो सीधे हम लोग आते हैं आखिर वो सारी क्या विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के चलते हम बोल सकते हैं एक कंट्री में ये विशेषताएं हैं तो हम इस कंट्री को फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। तो की फीचर ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, देयर आर टू or more levels of government, या there are two or more tiers of government, या there are two or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। टीयर्स लेवल लगभग एक ही है, यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि वहां कम से कम दो लेवल की सरकार या दो टीयर्स की सरकार होनी चाहिए, यानी एक लेवल दो लेवल, सेंट्रल स्टेट, कम से कम दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। तीन हो जाए चार हो जाए मच बेटर, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। ये पहला कंडीशन होता है की फीचर्स में। और ऐसे हम लोग 7 फीचर्स को पढ़ेंगे और फिर जान पाएंगे कि हाँ, अगर ये फीचर्स किसी देश से टैली कर रहे हैं देन वी कॉल इट एज दिस कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। तो पहली बात, अगर वहां पे दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है देन वी कॉल इट एज इट इज अ फेडरल कंट्री। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट द ईच टीयर्स हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्री है एक, स्टेट भी है एक। कहने का मतलब ये है एक देश है, उस देश में छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। नागरिक तो एक ही है। एक नागरिक, अगर मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, तो मैं राजस्थान का भी हूँ, मैं भारत का भी हूँ। तो हमारे ऊपर जो कानून है भारत सरकार का भी लगेगा और उस स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट का भी लगेगा, मध्य प्रदेश सरकार का भी लगेगा, उत्तर प्रदेश का भी लगेगा, राजस्थान का भी लगेगा। उस सरकार का भी हम पे जो है कानून लागू होता है। बस मैटर ऑफ जुरिसडिक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि मतलब किन किन मुद्दों पे कौन कौन हम पे गवर्न करेगा, ये मैटर क्लियरली स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाता है। मतलब कि क्या, हम एक नागरिक हैं और हम पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है, हम पे जो है स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है, लेकिन उन दोनों को रूल करने का जो स्पेसिफिक मैटर है, मतलब लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में कितना एक कानून बनाएंगे, किन किन मुद्दों पे ये हमको गवर्न करेंगे, किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्न करेंगे, किन किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्न करेंगे, ये स्पेसिफाइड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं, बस उनके जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, चाहे वो मैटर लेजिस्लेशन का हो, टैक्सेशन का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि द जुरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एट स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो जुरिसडिक्शन है ये हमारे संविधान द्वारा क्लियरली स्पेसिफाइड है। 3 फीचर्स हमने जान लिया। 4th फीचर्स की अगर बात करें, द फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। और चेंजेस अगर करने भी हैं तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती, बल्कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए। यानी कि अगर किसी फंडामेंटल प्रोविजंस को, जैसे
मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया, या लेजिस्लेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, या कुछ भी ऐसे प्रावधान को बदलना है, तो कभी भी चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ये अकेले उस कानून को या ऐसे किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को सिंगल लेवल ऑफ यानी यूनिलेटरल गवर्नमेंट कभी भी उसको बदल नहीं सकती। ये पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली। अगर करना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट की रिक्वायरमेंट हर हाल में होती है। फिफ्थ फीचर की अगर बात करें, अगर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय, रूल करते समय अपने मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन में, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन पे दोनों सेंट्रल शासन कर रहा है और स्टेट शासन कर रहा है, और शासन करते समय चूंकि एक सेम सिटीजन को ही गवर्न कर रहे हैं, तो कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, देन इन दिस कंडीशंस कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अपनी रिस्पेक्टिव पावर को एक्सरसाइज करते समय अगर किसी प्रकार से सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, किसी भी प्रकार से अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, वो मध्यस्थता करता है, एक्ट एज एन एम्पायर वो काम करता है। ये चीज है। और सिर्फ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। किसके पास है? कोर्ट के पास। और अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे स्टेट और सेंटर के बीच में हो, उस वक्त कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट जो है, एक्ट एज एन एम्पायर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए, देश चलाना है, सेंट्रल को भी राज्य चलाना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, दोनों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। उस रेवेन्यू को कौन कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैसे, क्या शेयर होल्डिंग होगी स्टेट की, क्या होगी सेंट्रल की, वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने के लिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का भी व्यवस्था कर दिया गया कि कितना आता है तो कितना शेयर आपका है, कितना शेयर आपका भी है। ये पॉइंट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के दो प्रमुख कर्तव्य होते हैं। ये आपके कभी कभी आपके 1 से 2 नंबर में पूछ देता है कि व्हाट इज द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के दो प्रमुख कर्तव्य होते हैं, कर्म होते हैं। पहला होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और दूसरा पॉइंट है टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। यानी दो प्रमुख कार्य होते हैं एक फेडरलिज्म के या एक फेडरल कंट्री के दो ऑब्जेक्टिव। यानी किसी देश में अगर फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है तो उस फेडरलिज्म को लाने का दो प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि वो क्या करेगा, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता और उसकी सुरक्षा को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उनको एकोमोडेट करेगा। ये दो प्रमुख ऑब्जेक्ट होते हैं एक फेडरल कंट्री की, यानी कि फेडरल सिस्टम के दो प्रमुख ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या कि टू आपका जो सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और दूसरा प्रमुख काम है टू एकोमोडेट करना, समायोजित करना, क्या का, देश की जो विविधता है, यानी हर तबके तक पावर की शेयरिंग करना। और नाम से ही स्पष्ट है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब है पावर की शेयरिंग, और पावर की शेयरिंग वो भी सेंट्रल स्टेट लोकल, यानी हर व्यक्ति तक। कुल मिला के पावर शेयरिंग से ही तो संबंधित है। तो रीजनल डाइवर्सिटी को आप एकोमोडेट कर पाएंगे कब, जब आप पावर शेयरिंग करते हैं तब। ये हो गया 7 पॉइंट जिसके माध्यम से हम समझ चुके हैं कि किसी भी फेडरल कंट्री का जहां पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए, हम लोग कंसोलिडेट करते हैं कि वहां पे 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद वो गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को, लेकिन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सबके अलग अलग होते हैं। ये चीजें हमारे संविधान में क्लियरली स्पेसिफाइड है। फंडामेंटल प्रोविजन को कभी भी कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। अगर करना है तो कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमको हर हाल में चाहिए। और इसके बाद अपने पावर को एक्सरसाइज करते समय अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, देन द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर, वो एक्ट करता है एज एन अंपायर। और इसके बाद अपने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, चूंकि बात पैसे के, बिना पैसे कोई देश चलेगा कैसे, कोई सरकार अपने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन करेगी, तो इस चीज को भी क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है संविधान में। और 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं एक फेडरल सिस्टम का कि टू प्रमोट क्या बोलते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। इसी के साथ हमारा जो की फीचर्स है लगभग ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समझ लीजिए कि अगर आप 5 साल के पेपर को देखते हैं तो 3 साल आपको, 4 साल ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। इसलिए इसको आप अक्षर से याद कर लीजिए। और इसी तरीके से 3 से 4 नंबर अगर आपको आता है तो आप कंप्लीटली उसको मतलब कंप्लीट कर पाए, देख पाए।
बात करें अगर टाइप्स ऑफ फेडरेशन की, तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन अब अगला जो हमारा एस्पेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ फेडरेशन के पहले एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसी की फीचर्स में ही है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रस्ट होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अगर देश में शासन करना है दोनों को आपस में मिलके, तो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन हर हाल में होना चाहिए। एक दूसरे की आदेश को पालन करें, एक दूसरे की आज्ञा को पालन करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, म्यूचुअल ट्रस्ट करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन करें, तब जाके शानदार तरीके से फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम, फेडरल कंट्री बन सकता है। फेडरलिज्म की शानदार प्रैक्टिस हो सकती है, यानी कि जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को अवॉइड करें, अवॉइड नहीं अवॉइड करें, एक दूसरे को आदेश को पालन करें, तब शानदार तरीके से फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। बात करें अगर टाइप ऑफ फेडरेशन की, तो आपके फेडरेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, 10 सेकंड में इसको हम समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबा इसमें दिमाग आप उन्हें लगाना है। कमिंग टुगेदर मतलब क्या होता है, आकर फेडरेशन बनाना। होल्डिंग मतलब पकड़कर फेडरेशन बनाना। नाम से स्पष्ट है कि जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आते हैं और आकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, और इस प्रकार से देश को अपनी सोवरेंटी को पुल करते हुए, एक जो है अपनी आइडेंटिटी को मतलब रिटेन करते हुए एक बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं और पावर को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से जो फेडरेशन होता है उसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और इसमें यूजुअली जितने भी स्टेट्स उसमें आए रहते हैं उन सबकी पावर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, सबकी पावर क्या होती है, इक्वल। तो ऐसा होते हुए हमें इन सभी देशों में देखने को मिल जाता है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में हमें जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम से स्पष्ट है कि छोटे छोटे स्टेट्स आए होंगे, एक बड़ी यूनिट बनाए होंगे, और इसमें जो हर प्रत्येक जो